ओके, तो हमने फोर्थ चैप्टर थर्मोडाइनमिक्स में कल स्टार्ट किया था, जिसमें 2 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं। एक बार इसका ओवरव्यू देख लेते हैं। आई होप मेरी आवाज सबको आ रही है। तो ये जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स है, विच कम्स फ्रॉम द लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, जिसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स में हमको डायरेक्शन और वो सब नहीं मिलता था, इसकी वजह से सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स आया। उसके अंदर हमको जो आपका एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों जानने को मिल सकता है। ओके, ये एक एग्जांपल देखा था हमने कि भाई कैसे एनर्जी ट्रांसफर होता है, किस डायरेक्शन में ट्रांसफर होता है, वो हमने देखा था। उसके बाद a very basic fundamental of second law of thermodynamics is two statement. One of the statement is Kelvin Planck statement and another one is Clausius statement. Okay, तो ये Kelvin Planck statement और Clausius statement समझने के लिए पहले हमको 3 चीजें समझनी पड़ेगी। उसमें पहला है हीट इंजन, दूसरा है रेफ्रिजरेटर और तीसरा है हीट पंप। ओके, तो हीट इंजन जो है वो कैसे वर्क करता है, क्योंकि हमको सेकंड लॉ में क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों की बात करनी है, जैसे हमने डिस्कस किया था। तो यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे कि थ्योरेटिकली हीट इंजन के लिए एफिशिएंसी क्या आएगी। ओके, तो देखते हैं। तो ये हीट इंजन समझने के लिए सबसे पहले हीट रिजर्वर समझना जरूरी है। तो हीट रिजर्वर क्या है कि भाई बहुत बड़ा एक स्टोरेज टैंक है, ऐसा समझो रिजर्वर को, जिसमें से लाइक समुंदर, जैसे मैंने कल एग्जांपल दिया था, समुंदर है, वो समुंदर है, उसमें से आप कुछ ले रहे हो, है ना, इन फॉर्म ऑफ एनर्जी। हमको एनर्जी के फॉर्म में सोचना है, बिकॉज वी आर ओनली डीलिंग विद द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड एनर्जी इज considered as only heat and work in a thermodynamics. Okay, so heat reservoir है, thermal reservoir है, तो ये एक स्टोरेज टैंक जैसा है। तो इसका एक एग्जांपल दूं तो ये रहा एक एग्जांपल, ओशियन है, रिवर है, लेक है, ये एटमोस्फियर है, ये सब रिजर्वर हो गए। आप इसमें से कुछ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी खींचोगे तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा उसके टेम्परेचर में, समझ रहे हो। अभी सपोज मैं ऐसा बोलूं कि आपका एटमोस्फेरिक कंडीशन है सपोज 25 डिग्री है, उसमें से थोड़ी हवा आप रूम के अंदर ले लोगे विंडो खोल के, तो क्या एटमोस्फेरिक टेम्परेचर 25 या 26 या 24 हो जाएगा? नहीं हो जाएगा, isn't it? वो 25 ही रहेगा, बिकॉज इट इज अ लार्ज अमाउंट ऑफ सोर्स, बहुत बड़ा सोर्स है वो, है ना। तो उसको बोलते हैं एनर्जी या फिर हीट रिजर्वर या फिर थर्मल रिजर्वर। ओके, और ये जो रिजर्वर है उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि उसमें ट्रांसफर ऑफ एनर्जी के बाद भी कोई टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। ओके, वी कैन सप्लाई और एब्सॉर्ब पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ हीट विदाउट अंडरगोइंग एनी चेंज इन टेम्परेचर। ओके, तो उसको बोलते हैं थर्मल एनर्जी रिजर्वर, जिसके अंदर कोई टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, क्योंकि वो बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ सोर्स है। तो ये जो हीट रिजर्वर है उसमें 2 चीज आती है, एक आती है सोर्स और दूसरा आता है सिंक। क्या आता है? सोर्स और सिंक। तो सोर्स का फिगर यहाँ पे दिया है, उससे आप डेफिनेशन बना सकते हो कि भाई थर्मल एनर्जी सोर्स ये है कि आप उससे एनर्जी सप्लाई करते हो। एनर्जी मींस हीट। ओके, हम हीट के टर्म में बात करते हैं, तो हीट आप सप्लाई करते हो, उसको बोलते हैं सोर्स। ओके, अ रिजर्वर दैट सप्लाइज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट इज कॉल्ड एज सोर्स। ओके, और सिंक किसे बोलेंगे? देखो यहाँ पे ये जो है वो आपका रिजर्वर है जिसको सोर्स बोलेंगे, यहाँ पे रिजर्वर है जिसको आप बोलेंगे सिंक। उसको सिंक क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो हीट एब्सॉर्ब करता है। ओके, इट इज अ डिफरेंस इन बिटवीन सोर्स एंड सिंक। वो हीट जो है वो एब्सॉर्ब करता है। तो ऐसा जो सिचुएशन क्रिएट होता है, उसका जो रिजर्वर है उसको बोलते हैं हीट सिंक। चलो, उसके बाद हीट इंजन के बारे में हमने थोड़ा और ज्यादा डिस्कशन किया था कि भाई वो हीट से वर्क में कन्वर्ट करता है। ओके, उसका डेफिनेशन देखा था हमने कि जो हीट से वर्क में कन्वर्ट करेगा उसको हीट इंजन बोलते हैं। उसमें वर्किंग फ्लूइड होता है, पर उसकी ये फिगर थी हीट इंजन की एक, जिसके अंदर बॉयलर था, टरबाइन था, कंडेंसर था और पंप था। अब
आपको जनरली पता है बॉयलर कैसे वर्क करता है, टरबाइन कैसे वर्क करता है, कंडेंसर कैसे वर्क करता है और पंप कैसे वर्क। ओके, तो यहाँ पे बॉयलर में हम हीट जो है वो इन करते थे। ओके, किसी पर्टिकुलर सोर्स थे, और वो सोर्स क्या था आपका, हमने कोल सा डिस्कस किया था कि भाई पर्टिकुलर कोल जो है वो फर्नेस के अंदर रखा है, और वो कोल हम जब उसको हीटिंग देते हैं तो वो हीटिंग हम बॉयलर के अंदर डालते हैं, और बॉयलर के अंदर जो पानी होता है वो गर्म होता है, फिर वो टरबाइन में जाता है, पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वर्क प्रोड्यूस होता है, कंडेंसर में जाता है, बाकी की स्टीम जो है वो, है ना, और वहां से कुछ हीट रिजेक्ट होती है और वो फिर से पानी बन जाता है, और ये पानी जाता है आपके पंप में, और ये पानी जाता है बॉयलर में, फिर से उसको हीट मिलती है, वेपराइज होता है, स्टीम बनता है, इसमें जाता है। ओके, सो काइंड ऑफ दिस वे द स्टीम इज गोइंग टू बी ट्रांसफर्ड। ओके, और उससे हमने नेट वर्क देखा था, नेट वर्क इज इक्वल टू डब्ल्यू आउट माइनस डब्ल्यू इन विच इज इक्वल टू W1 माइनस। उसके बाद थर्मल एफिशिएंसी देखा था, विच इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक, कि भाई थर्मल एफिशिएंसी या किसी भी चीज की एफिशिएंसी अगर मुझे फाइंड करनी हो तो एफिशिएंसी के लिए जनरल एक इक्वेशन है, आउटपुट अपॉन इनपुट। आउट में ओ बता रहा हूँ और इनपुट के लिए मैं अभी आई बता रहा हूँ। ओके, और हमारा आउटपुट क्या मिल रहा है, जो हमने प्रीवियस फिगर देखा उसमें आउटपुट जो है वो मिल रहा है आपको वर्क, टरबाइन में से जो वर्क मिल रहा है वो आउटपुट है। ओके, ऑब्वियसली आप ये इंजन के बारे में सोचे तो, और आपको दूसरा एग्जांपल लेना है तो आईसी इंजन है, जो आपका बाइक का या कार का इंजन है, isn't it, पेट्रोल इंजन है, तो उसमें भी आप सोचोगे तो आपको वर्क क्या मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी मिल रहा है। ओके, सो वी कैन कॉल इट एज अ वर्क आउटपुट, और कुछ वर्क हमको देना भी पड़ता है इन एज वी हैव सीन इन द प्रीवियस फिगर, तो वो डब्ल्यू नेट हो जाएगा। तो ये केस में क्या होगा, आउटपुट होगा डब्ल्यू नेट, और इनपुट क्या होगा, जो आप हीट सप्लाई कर रहे हो बॉयलर के अंदर वो। ओके, चलो, तो दैट थर्मल एफिशिएंसी ऑफ इंजन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, गुणोत्तर ऑफ नेट वर्क डेवलप्ड बाय एन इंजन टू द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई टू इट। ओके, फाइन, तो उसका जो इक्वेशन आएगा वो क्या आएगा, कुछ इस तरह से आएगा इक्वेशन, डब्ल्यू नेट डिवाइडेड बाय क्यू इन। ओके, और ये जो डब्ल्यू नेट है उसको हम क्यू इन माइनस क्यू आउट लिख सकते हैं, जैसे हमने प्रीवियस फिगर के थ्रू ये प्रूव किया था। ओके, एंड दैट थर्मल एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस क्यू आउट बाय क्यू इन। आपकी बुक में चेंज ये है कि भाई जहां पे क्यू इन है वहां पे क्यू वन है। ओके, मैंने जहां पे क्यू इन लिया है वहां पे क्यू वन लेना है, और जहां पे क्यू आउट लिया है वहां पे क्यू टू लेना है। दैट इज द ओनली चेंज if you can see in the book। okay? चलो, उसके बाद रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर क्या है कि भाई उसका एक प्रैक्टिकल बहुत ही एग्जांपल दूं तो वो आपका रेफ्रिजरेटर मींस फ्रीज है, सिंपल। ओके, और रेफ्रिजरेटर करता क्या है, वो कूलिंग करता है, अंदर जो फूड ऐसा कुछ रखा है उसको कूल करता है, और वो कूल करने के लिए हमको कुछ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ हीट निकालना पड़ेगा। ओके, आप मेरा रेकॉर्डेड लेक्चर देखोगे तो आप, मैंने बहुत अच्छे से समझाया है हाउ द रेफ्रिजरेटर वर्क, उसमें आपको अच्छे से पता चल जाएगा। अभी के लिए ये देखो कि भाई वो हीट रिमूव करता है और कूलिंग पर्पज है उसका। ओके, तो वो लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर पे जाता है, और उसका डेफिनेशन क्या है रेफ्रिजरेशन का, इट इज अ साइंस ऑफ मूविंग हीट, we are moving or transferring heat from lower temperature to higher temperature region। okay, सर बोलो। सर रेफ्रिजरेटर हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर पे जाता है ना? नहीं, लोअर से हायर में जाता है, हीट हीट लोअर टू हायर टेम्परेचर में जाता है, मैं ऐसे बोल रहा हूँ, अच्छा, हीट जो है वो लोअर टू हायर टेम्परेचर में जाता है। ओके, ओके, अगर आप उसके अंदर का रेफ्रिजरेटेड स्पेस देखोगे तो उसका कूलिंग होता है, मतलब कि वो लोअर टेम्परेचर पे रहता है। ओके, उसके लिए आप ये फिगर देखो, नेक्स्ट फिगर, ये लेफ्ट वाली जो फिगर है वो देखो, ये आपका नीचे फ्रीज है। ओके, वहां से सपोज आपको 5 डिग्री टेम्परेचर रखना है। ओके, तो उसके लिए आप क्या करते हो, हीट पर्टिकुलरली रिमूव करते हो, और वो हीट जाती है आपके सिस्टम में, और वो हीट उसके बाद जाएगी एनवायरमेंट में। समझ रहे हो, ये इसका पूरा कैसे वर्क करता है उसका वीडियो मैं आपको भेजूंगा, मैंने कल भी बताया था कि आप लोगों को वो वीडियो देखना है। ओके, तो एक बार वीडियो देख लेना, मेरे पास भी एक बहुत अच्छा वीडियो है वो भी मैं भेजूंगा, लेकिन आप खुद से भी सर्च करो। ओके, मैं चाहता हूँ कि आप खुद से सर्च करो। तो ये
5 डिग्री सेंटीग्रेड जो है यहाँ पे टेम्परेचर, उसको मेंटेन करना है और उसके लिए हम कंटिन्यूअस हीट रिमूव कर रहे हैं उससे। ओके, तो वो लिखा था कि मूविंग हीट फ्रॉम लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर। हायर टेम्परेचर मीन्स आपका वार्म एनवायरमेंट, जहाँ पे सपोज समर सीजन है तो 35 या 40 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा, और विंटर सीजन है तो 20 टू 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, कुछ इस तरह से। तो हमारा वर्किंग एरिया यहाँ पे आता है रेफ्रिजरेटर में, और हीट पंप में हमारा वर्किंग जो है वो यहाँ पे आता है, जहाँ पे मतलब आपको आउटपुट मिलता है कि भाई हीट पंप में आपको ये रूम जो है उसको गर्म करना है, और रेफ्रिजरेटर में आपको ये जो रेफ्रिजरेटेड स्पेस है उसको ठंडा करना है। सो इट इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन रेफ्रिजरेटर एंड हीट पंप, इन विच we particularly going to reduce the temperature in the refrigerated space and increase the temperature in heat pump. ओके, ये उसका फंडामेंटल हो गया। आप स्क्रीनशॉट ले लेना ऐसा हो तो। ओके, उसके हिसाब से हम इसका एफिशिएंसी फाइंड करेंगे। मैंने उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा था, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, मैं रिपीट नहीं करने वाला हूँ। आई एम वेटिंग फॉर 10 सेकंड्स ओनली। चलो, नाउ द फंक्शन ऑफ रेफ्रिजरेटर और फंक्शन ऑफ हीट पंप डिस्कस हुआ था हमारा, और सीओपी डिस्कस हुआ था, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्या है कि भाई हमको रेफ्रिजरेटेड स्पेस में लो टेम्परेचर मेंटेन करना। ओके, और वो कैसे करते हैं? रिमूविंग हीट ऑब्वियसली। ओके, और फंक्शन ऑफ हीट पंप क्या था? हमको मेंटेन करना है हायर टेम्परेचर, मेंटेन करना है हायर टेम्परेचर इन दी हीटेड स्पेस। ओके, तो ये उसका फंक्शन हो गया। जैसे हीट इंजन में हमने एक टर्म डिस्कस किया एफिशिएंसी, isn't it? उसी तरह अगर रेफ्रिजरेटर और हीट पंप की बात करूं तो उसमें एक और टर्म डिस्कस होगा कंपेयर टू एफिशिएंसी, सीओपी, व्हिच इज कॉल्ड एज सीओपी। और सीओपी मींस कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, मतलब ये एफिशिएंसी फाइंड करने के लिए है ना। जैसे हीट इंजन में एफिशिएंसी इज आउटपुट अपॉन इनपुट होता है, वैसे ही रेफ्रिजरेटर और हीट पंप में सीओपी इज इक्वल टू आउटपुट अपॉन इनपुट होता है। लेकिन हमारा यहाँ पे आउटपुट जो है वो पर्टिकुलरली चेंज हो जाएगा रेफ्रिजरेटर एंड हीट पंप। तो वो आउटपुट हमको क्या मिलेगा? यहाँ पे हमको आउटपुट जो मिलेगा फॉर दी रेफ्रिजरेटर, वो मिलेगा कूलिंग इफेक्ट, बिकॉज हम कूलिंग दे रहे हैं रेफ्रिजरेटेड स्पेस में, और वो कूलिंग देने के लिए हम सिस्टम में कुछ वर्क दे रहे हैं। और वो वर्क कहाँ से आता है? वो वर्क जो आपका आता है वो आता है आपका यहाँ से, आपका कंप्रेशर जो होता है ना, वो कंप्रेशर वर्क इनपुट दे है ना। आपको सर्किट पता होगा कि उसमें कंप्रेशर यूज होता है और इलेक्ट्रिकली कुछ एनर्जी देता है ना, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एंड दैट कन्वर्ट इनटू वर्क। सो इतना वर्क आप देते हो सिस्टम को, तो ये इनपुट हो गया। ओके, वी ऑलवेज टॉक इन टर्म्स ऑफ इनपुट एंड आउटपुट। हमने फर्स्ट चैप्टर में भी किया था ऐसे, सेकंड चैप्टर में और थर्ड चैप्टर में किया था इन टर्म्स ऑफ इनपुट एंड आउटपुट। ओके, सो कूलिंग इफेक्ट डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट। कूलिंग इफेक्ट कौन सा था? QL था। इतना अमाउंट ऑफ हीट जो है वो आप दे रहे हो, सिस्टम से निकाल रहे हो, मतलब रेफ्रिजरेटेड स्पेस से निकाल रहे हो, उससे आपको कूलिंग मिलेगा। ओके, तो उसके हिसाब से COP ऑफ R विच इज इक्वल टू QL by W net in, और COP फॉर हीट पंप इज इक्वल टू हीटिंग इफेक्ट डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट विच इज QH by W in. Okay, so difference between COP of refrigerator and heat pump is only this, QH and QL. Okay, क्या है डिफरेंस? QL है रेफ्रिजरेटर में ऊपर और हीट पंप में QH। ये भी हमने डिस्कस किया था, ये कैसे आता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं आगे बढ़ूंगा। चलो, now a very important aspect from the second point of second law of thermodynamics, which is, as I have said, Calvin Planck statement and Clausius statement. Okay, ये दो स्टेटमेंट है, इससे इसके ऊपर से ही पूरा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। और ये दो थ्योरी ऐसी है जो आपको आनी ही आनी है एग्जाम के अंदर, isn't it? ये मैंने ऑलरेडी कल बताया था, ये थ्योरी और ये थ्योरी, ये तीन थ्योरी पक्का है, आना ही आना है एग्जाम के अंदर। चलो, तो कैल्विन प्लांक स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहले ये बता दूं कि कैल्विन प्लांक स्टेटमेंट जो है वो हीट इंजन के लिए, ओके, और हीट इंजन आपका वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस, और क्लोसियस स्टेटमेंट जो है आपका वो है रेफ्रिजरेटर और हीट पंप के लिए जो वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस है, क्योंकि आप उसमें वर्क देते हो इनपुट पे। ओके, चलो, सो स्टेटमेंट क्या बोल रहा है वो देखते हैं। ओके, सो स्टेटमेंट ये है, इट इज इम्पॉसिबल फॉर एनी डिवाइस
that operates on a cycle to receive heat from a single reservoir and produce a net amount of work. Okay, मुझे पता चल गया आप लोगों को कुछ समझ में नहीं है ना। तो ऐसा बता रहा है कि ये इम्पॉसिबल है ऐसा डिवाइस बनाना कि भाई वो एक थर्मल एनर्जी रिजर्वर, देखो थर्मल एनर्जी रिजर्व में से सिंगल एनर्जी रिजर्व में से हीट ट्रांसफर करता है और वही हीट से इतना ही अमाउंट ऑफ वर्क प्रोड्यूस करता है। ओके, प्रोड्यूस अ नेट अमाउंट ऑफ वर्क, ये लिखा है ना वो वाला। ओके, अभी थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा आपको। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि सपोज ये हीट जो है वो सिस्टम को मिल रही है और वही वर्क आपको प्रोड्यूस हो रहा है। मतलब कि सपोज मैं 100 किलोवाट हीट देता हूँ रिजर्वर में से हीट इंजन को, तो वो 100 किलोवाट एनर्जी वर्क के टर्म में प्रोड्यूस करता है। क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल है? इम्पॉसिबल सर। ना सर। ये इम्पॉसिबल है। ओके, सर तो ये हीट आपको लॉस होगा ना, एनर्जी लॉस होगा। एग्जैक्टली वहां पे हीट लॉस होगा। ओके, दैट इज व्हाई वी कैन कॉल इट एज इट इज इम्पॉसिबल टू प्रोड्यूस सच डिवाइस बिकॉज वहां पे हीट लॉस होता है आपका, isn't it? So ये कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट है कि इट इज इम्पॉसिबल टू रिसीव अ हीट फ्रॉम अ सिंगल रिजर्वर एंड प्रोड्यूस अ नेट वर्क। ओके, उतना ही वर्क आपको नहीं मिल सकता जितना आप हीट देते हो। तो यहाँ पे क्या आएगा कि पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ हीट लॉस आएगा। ओके, तो ये हीट लॉस देखो यहाँ पे बताया है, ये हीट लॉस जो है वो आपका यहाँ पे बताया होगा कि भाई हीट लॉस होता है। वेट करो, आप देखो अच्छे से डेफिनेशन, अच्छे से देखो। सबको समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूं? किसी को नहीं समझ में आया हो तो मुझे बताओ। सर ये क्यूएल मतलब हेलो। क्यूएल जो है, देखो हीट इंजन के केस में जो क्यूएल है ना आपका, वो इंजन में से निकल रहा है। सपोज आपका आईसी इंजन है, आपका गाड़ी का इंजन है, ओके, या फिर बाइक का इंजन है, तो उसमें क्या होता है कि आपके साइलेंसर में से क्या निकलता है, धुआं निकलता है। ओके, धुआं। तो वो धुआं में क्या होता है, कुछ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ हीट होगी, तो वो हीट है, समझ रहे हो, तो उसको क्यूएल बोला है। अगर मैं वो पहले वाली फिगर थी, हमने वो पहले वहाँ वाली पे फिगर देखी थी। हाँ यस बोलो। सर, समझ में आ गया। वहाँ पे सर क्यूएल 0 है, मतलब वहाँ पे हीट लॉस नहीं हो रहा है, और यहाँ पे हो रहा था। हाँ हाँ, और हीट इंजन में सपोज ये फिगर की बात करूं मैं, ये फिगर की बात करूं, तो इसमें क्यूएल कौन सा है, कोई मुझे बताएगा? क्यूएल कौन सा सर आएगा बताओ। सर एनर्जी सिंक। हाँ, एनर्जी सिंक वाला, मतलब कि जो कंडेंसर में से निकल रहा है ना वो आएगा। वेरी गुड वेरी गुड। ओके, और हीट सप्लाई ये वाला आएगा जो बॉयलर को मिल रहा है। यस भाई सबको समझ में आ रहा है? आयुष परमार। हाँ सर। शुभम पटेल, आयुष का तो पढ़ाई हुआ है। हाँ हाँ सर। અહીંયા થી કદાચ બાકી હતું આવ્યું આ કેલ્વિન પ્લેન્ક વાળું। यस 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 यस। तो ये जो है देखो, हमने जब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखा था, आपको याद हो तो, उसमें हमने एक चीज देखी थी, मैं अभी आगे बात कर रहा हूँ, इसके आगे बात कर रहा हूँ। एक चीज देखी थी PMM1, ओके, परपेचुअल मोशन मशीन 1, जिसके अंदर क्या था किसी को पता है? ऑब्वियसली नहीं पता होगा, मैं ही बताता हूँ। उसके अंदर क्या था कि ये जो कुछ वर्क मिल रहा था या कुछ भी एनर्जी ट्रांसफर हो रही थी, वो मुझे पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी मिल रही थी। ओके, सपोज मुझे 5 किलोवाट एनर्जी मिल रही है यहाँ पे, और यहाँ पे ये जो आपका इंजन है या कुछ भी डिवाइस है, उसको मैं कोई भी एनर्जी नहीं दे रहा हूं, उसके बाद भी मुझे कुछ एनर्जी मिल रही है। तो इसका मीनिंग क्या है कि एनर्जी सिस्टम के अंदर जनरेट हुई। ओके, और फर्स्ट लॉ आपका क्या कहता है कि भाई एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, क्रिएट नहीं होती है, और यहाँ पे तो क्रिएट हुई, जिसको हमने बोला था PMM1, परपेचुअल मोशन मशीन 1। ओके, और उसी तरह यहाँ पे सेकंड लॉ में भी एक PMM बनेगा, जिसको हम बोलेंगे PMM2, परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ काइंड 2। ओके, और वो कौन सा बनेगा आपका? ये वाला बनेगा। कौन सा बनेगा? ये वाला।
जिसमें क्या होता है कि आप पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी देते हो और उतना ही वो एनर्जी फिर से देता है, तो मतलब यहाँ पे कुछ लॉस नहीं हुआ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ओके, तो ऐसा डिवाइस जो जितनी एनर्जी इनपुट में दे उतना ही आउटपुट दे दे आपको, उसको बोलते हैं PMM2। ओके, विच इज द वायोलेशन ऑफ केल्विन प्लांक स्टेटमेंट, विच इज द वायोलेशन ऑफ, मतलब वो उसके स्टेटमेंट को खारिज नहीं करता है, ऐसा कुछ बोलते हैं उसको, मतलब उससे उसको इम्प्लीमेंट नहीं करता है, उसके उसके मुताबिक नहीं है केल्विन प्लांक स्टेटमेंट की। लागू नहीं होता है। हाँ, लागू नहीं होता है वायोलेशन। ओके, क्लियर? ओके, तो हमारा डिवाइस कैसा बनेगा, जो राइट साइड में फिगर है वैसा बनेगा। ओके, कि भाई हीट लॉस तो होगा ही होगा, एंड दैट हीट लॉस इज कॉल्ड एज QL। ओके, और ये QL जो है, जिसमें L बताया गया है वो लोअर टेम्परेचर के लिए है, और H जो बताया गया है वो हायर के लिए है, क्योंकि आपका यहाँ पे टेम्परेचर हायर होगा, वहीं से हीट ट्रांसफर होगी। ओके, और यहाँ पे वो लोअर टेम्परेचर में जाएगी, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज QH एंड QL। ओके, चलो, तो अभी मैं आगे बढ़ता हूँ। ओके, तो मैंने जो ऑलरेडी समझाया वही है यहाँ पे, अ डिवाइस दैट वायोलेट्स द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज कॉल्ड एज परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड। ओके, PMM1। और ऐसा डिवाइस जो सेकंड लॉ को वायोलेट करे उसको बोलते हैं PMM2। ओके, और यहाँ पे एक क्वेश्चन है आपको, आप मुझे बताना उसका आंसर, कि भाई PMM2 जो है वो फर्स्ट लॉ को वायोलेट करता है कि नहीं करता है, मुझे कोई बताएगा इसका आंसर अभी। Does PMM2 violates the first law of thermodynamics or not? मतलब सर लागू करता है कि नहीं? हाँ, मतलब उसको, ये जो स्टेटमेंट है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, उसको वो उसके ऊपर वो अमल करता है कि नहीं करता है PMM2, ऐसा बोल रहा सर फर्स्ट लॉ में तो ऐसा था ना कि कुछ भी नहीं दे रहे हैं उसको। हूँ। फर्स्ट लॉ PMM1 में ऐसा था, लेकिन यहाँ पे PMM2 है, देखो ये PMM2 है आपका पूरा। ओके, तो PMM2 फर्स्ट लॉ को इम्प्लीमेंट होता है कि नहीं होता है, मुझे वो बताना है। ના સર કેમ? સર કેમ કે એમાં તો હીટ લોસ થાય ને, તો આમાં તો હીટ લોસ નથી થતી ને PM2 માં. सर ફર્સ્ટ લો કે હીટ લોસ થાય છે, ફર્સ્ટ લો તો સર ખાલી એટલું सर કહે છે કે એનર્જી ક્રિએટ નથી થતી, એનર્જી નો ડિસ્ટ્રોય નથી થતો, તો એકમાંથી હા તે બીજામાં સર નહીં કરે સર. એ કેમ કે સર એમાં તો ક્રિએટ એની મેથડ થાય છે ને, ક્યાં ક્રિએટ એને થાય, કઈ આપવા નથી પડતું ને વર્ક સેટ ક્યાં ક્રિએટ માં. PMM2 છે એમાં ક્યાં એનર્જી ક્રિએટ થઈ, મને બતાવો। सर એમાં ક્રિએટ નથી હા થતી। સર વર્ક આપ્યું ને વર્ક મળ્યું સર એ. નહીં નહીં નહીં, હીટ આપીને વર્ક મળ્યું, હીટ આપી અને હા વર્ક સર મળ્યું, બરોબર। हाँ હતું. सर एग्जांपल दे के बताऊं सर? हाँ, बताओ, पहले मुझे आंसर बताओ इसका, कि ये वायोलेट करता है PMM2 फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को कि नहीं करता। मतलब लागू करता है कि नहीं ऐसा? हाँ हाँ हाँ, नहीं करता है सर, क्योंकि यहाँ पे QL इज इक्वल टू 0 है और उसमें भी QL इज इक्वल टू 0 मिलेगा। जीरो कहाँ से मिल रहा है, जीरो थोड़ी है, सर 100 है। QL के ना बारे ना में सर, तो अभी बोलो बोलो बोलो, अच्छा QL QL इज इक्वल टू 0 ऐसा बता रहे हो। हाँ ओके, लेकिन चलो, आपकी बात सही है, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो QL के बारे में बात करता है कि नहीं करता है, बताओ। फर्स्ट लॉ में ऐसा कुछ सुना है कि भाई लॉस इतना होता है इतना नहीं होता है, ना, ऐसा कुछ ना नहीं सुना है ना? हमको कितना निस्बत है, हमको कितना चाहिए कि भाई फर्स्ट लॉ इतना बोलता है कि एनर्जी क्रिएट नहीं होती है और डिस्ट्रॉय नहीं होती है, वो ट्रांसफर होती है। और PMM2 में क्या है कि 100 किलोवाट आप दे रहे हो, ओके, ट्रांसफर कर रहे हो, दे रहे हो, और उसमें से 100 किलोवाट आपको मिल रही है, मतलब 100 किलोवाट एनर्जी में से 100 किलोवाट એટલે સર एनर्जी। એટલે સર આ सर એનર્જી हमारी આપે बात एक ही हुआ ना। સર થાય છે થાય છે एक जन સર થાય बोलो, છે. શું વાયોલેશન થાય છે એમ હા સર કે અમલ થાય છે? હા અમલ થાય છે કેમ કે સર આપણે એનર્જી આપી તો આપણને એનર્જી ફોર્મમાં જ મળેલું છે ને વર્ક हाँ, એનર્જી ના ફોર્મમાં. अर्जुन को कुछ बोलना है, शुभम को कुछ बोलना है, पटेल आयुष को कुछ बोलना है। सर नहीं जैसे सर, नहीं हम सर, बिना बहुत खाना सुपर खाए बिल्कुल हुए क्लियर सर। हाँ बोलो शुभम।
सर क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, क्लियर है एकदम। हाँ वो तो मुझे भी पता है, क्लियर है। ओके, अतुल कुछ बोल रहे थे, बताओ। सर मैं ये बोल रहा था कि मुझे जहाँ तक याद है कि आपने एग्जांपल दिया था कि अगर हम सुबह सुबह उठते हैं, कुछ खाते नहीं है, तो भी हमारे अंदर एनर्जी रहती नहीं, हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो, आगे बोलो। है ना? हाँ आगे बोलो। हाँ तो सर वो फर्स्ट लो वाला है ना? और ये सेकेंड लो वाला सर मैं ये बोल रहा था कि आपने यहाँ पे 100 किलो न्यूटन हमने हीट इसको दिया, तो 100 किलो मतलब वर्क में हमको मिला, है ना? सही है, तो हाँ। सर हाँ, तो यहाँ पे हमने जितना उसको दिया उतना यहाँ पे मिला, तो यहाँ पे जो असेंबली जो जो सिस्टम है हाँ हाँ प्रोड्यू मतलब वो जनरेट नहीं हुआ ना, वो तो जितना दिया वो मिला, जनरेट नहीं हुआ अलग से। और उसमें क्या है कि जनरेट होता है, उसमें कुछ नहीं देते हैं, तो सर अलग अलग है। हाँ, तो क्या, तो क्या? तो सर ये उसको हम नहीं करते, हेलो, हेलो। अमल नहीं करता है सर। आपका आपका सर ये उसको अमल नहीं करता है। अप्लाई करता है मतलब, ओके ओके। और कहने का मीनिंग ये है, ये पूरा जो बात हुआ, हमारा डिस्कशन हुआ, इसका कंक्लूजन सिर्फ एक ही है कि PMM2 जो है आपका, PMM2 विच इज violation of second law of thermodynamics. Okay, so PMM2 is only violation of second law of thermodynamics, not a first law of thermodynamics. Okay, clear? तो वो फर्स्ट लॉ को वायलेट नहीं करता है PMM, सिर्फ सेकंड लॉ को करता है ना। चलो आगे बढ़ते यस सर। हैं। ओके, अभी क्लोजर स्टेटमेंट। क्लोजर स्टेटमेंट क्या बता रहा है, देखो यहाँ पे, इट इज इम्पॉसिबल, अगेन ऐसा कुछ इम्पॉसिबल है टू कंस्ट्रक्ट अ डिवाइस दैट ऑपरेट्स इन अ साइकिल, देखो यहाँ पे साइकिल वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, सब जगह पे साइकिल आएगा क्योंकि ये सब साइकिलिक ऑपरेशन है। एंड प्रोड्यूसेस नो इफेक्ट अदर देन ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम अ लोअर टेम्परेचर बॉडी टू अ हायर टेम्परेचर बॉडी। मुझे पता है आपको समझ नहीं आया होगा, अभी इसका मीनिंग हम समझते हैं। ओके, तो इसका मीनिंग ये होता है कि ऐसा एक डिवाइस, ये डिवाइस है, ओके, ऐसा डिवाइस बनाना इम्पॉसिबल है जिसमें आप सपोज ये लोअर टेम्परेचर है आपका, यहाँ पे एक मिनट, ये जो लाइन है वो लोअर टेम्परेचर का सोर्स है, और ये जो लाइन है वो हायर टेम्परेचर का सिंक है। ओके, तो वहां से आप एनर्जी ट्रांसफर करते हो, और वो एनर्जी मतलब आप ट्रांसफर करते हो हीट, आप ट्रांसफर करते हो हीट फ्रॉम अ लोअर टेम्परेचर टू अ हायर टेम्परेचर बॉडी। ओके, टू अ हायर टेम्परेचर बॉडी। ओके, तो ऐसा डिवाइस बनाना इम्पॉसिबल है जो ऐसा करता है कि भाई वो लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर बॉडी में हीट ट्रांसफर करता हो, ऐसे। ओके, कि जहां पे आप कोई वर्क दे नहीं रहे हो, एंड प्रोड्यूसेस नो इफेक्ट अदर देन ट्रांसफरिंग द हीट। ओके, मतलब कि आप और कुछ उसको नहीं दे रहे हो और कुछ नहीं मिल रहा है, तब भी आप लोअर से हायर पे ट्रांसफर कर रहे हो। ओके, लोअर से हायर टेम्परेचर रीजन में आप हीट ट्रांसफर कर रहे हो। ऐसा करना इम्पॉसिबल है क्योंकि आपको पता है जनरली हीट ट्रांसफर कहाँ से कहाँ होता है, हायर टू लोअर टेम्परेचर होता है। मैंने एक एग्जांपल दिया था कल कि भाई 30 डिग्री सेंटीग्रेड टू 5 डिग्री सेंटीग्रेड मुझे एनर्जी ट्रांसफर करना है, तो मैं कर सकता हूँ, विच इज फ्रॉम हायर टू लोअर टेम्परेचर बॉडी। ओके, लेकिन मुझे उसका उल्टा करना है तो मैं कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ। उसके लिए मुझे उसको कुछ वर्क देना पड़ेगा। जैसे आपका फ्रीज है या फिर एसी है, एसी में क्या करते हो आप, रूम जो है सपोज आप उसको मेंटेन करते हो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और एटमोस्फेरिक कंडीशन आपका समर सीजन में है 40 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, तो वहां पे आप क्या करते हो, रूम में से हीट निकाल के एटमोस्फेयर में देते हो, तो वहां पे लोअर टू हायर टेम्परेचर में हीट ट्रांसफर हुआ, लेकिन उसके लिए आप क्या करते हो, कुछ वर्क देते हो। ओके, तो ऐसा डिवाइस बन सकता है, लेकिन ऐसा डिवाइस नहीं बन सकता कि भाई आप वर्क देते ही नहीं। ओके, और वो लोअर टू हायर पे ट्रांसफर कर दे। समझ रहे हो, कुछ ना कुछ वर्क उसको देना ही पड़ता है। तो समझ आ गया क्लोजर यस सर। स्टेटमेंट आपको?
ऑल ऑफ यू? Yes, sir. किसी को कुछ क्वेश्चन हो तो बताओ। नो सर, कोई क्वेश्चन नहीं। सरस सरस सरस। चलो मैं 5 सेकंड वेट कर रहा हूँ, इफ एनी क्वेश्चन, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसको रट्टा मार लो। देखो याद रखने का टेक्निक तो मैंने अंडरस्टैंडिंग से आ ही गया होगा आपको, ओके। लेकिन यहाँ पे ये ऐसा दो स्टेटमेंट है, देखो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स PMM1, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स PMM2, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में ये दो है, केल्विन प्लैंक और क्लोसियस, ओके। ये सब ऐसा है जो आने ही वाला है 100%, ओके। तो वो देख लेना आप लोग। उसके बाद ये थ्योरी आएगा, ये भी पक्का है आने वाला है, इक्विवेलेंट बिटवीन केल्विन प्लैंक एंड क्लोसियस स्टेटमेंट, ओके। उसके बाद ये ही चैप्टर में एक एंट्रोपी है, वो आए, पक्का है, ओके। बाकी 2-3 थ्योरी ऐसी है जो फ्लक्चुएट होती रहती है, जिसमें से मैंने हीट इंजन वाला पढ़ाया, रेफ्रिजरेटर वाला पढ़ाया, ओके। चलो तो मैं आगे बढ़ता हूँ। नाउ इक्विवेलेंट बिटवीन केल्विन प्लैंक एंड क्लोसियस स्टेटमेंट, वो लोग आपको ऐसा क्वेश्चन करेंगे कि जो इक्विवेलेंट है उसके केल्विन प्लैंक और क्लोसियस स्टेटमेंट में वो करके दिखाओ, ओके। जिसके अंदर आपको कोई भी एक एक्सप्लेन करना रहेगा। एक्चुअली दो चीजें हैं, तुम लोगों ने एक्चुअली किया क्या है मैं आपको समझाता हूँ। दैट इज द इक्विवेलेंट बिटवीन केल्विन प्लैंक एंड क्लोसियस स्टेटमेंट। तो उसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे कि केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट जो है उसको वायोलेट करेंगे, मतलब कि हम PMM2 यूज करेंगे और उसको इक्विवेलेंट करेंगे, मतलब उसको क्लोसियस स्टेटमेंट के साथ वेरीफाई करेंगे, बैलेंस करेंगे कि भाई ये दोनों को अगर हम मिलाते हैं तो फाइनल में आपको वायोलेट जो होता है, कि कोई भी एक स्टेटमेंट का वायोलेशन होता है कि नहीं होता है वो देखेंगे, ओके। दो स्टेटमेंट को साथ में मिलाएंगे और वो देखेंगे कि कोई भी एक स्टेटमेंट वायोलेट होता है कि नहीं होता है, ओके। तो पहला क्या है, देखो, वायोलेशन ऑफ केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट लीड्स टू द वायोलेशन ऑफ क्लोसियस स्टेटमेंट। मतलब कि अगर मैं केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट को वायोलेट करता हूं, ओके, मतलब कि मैं PMM2 यूज करता हूं, तो उसके वो क्या करेगा, उसकी वजह से आपका क्लोसियस स्टेटमेंट भी वायोलेट होगा, ओके। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? देखते हैं, चलो। So violation of Kelvin Planck statement, which is PMM2, इतना, ओके, इतना, ठीक। तो उसको मैंने यूज किया, हाई टेम्परेचर रिजर्वोयर है विच इज एट अ हायर टेम्परेचर, वहां से मैं हीट दे रहा हूँ, वहां यहाँ पे मेरा हीट इंजन है और मुझे इतना ही वर्क दे रहा है जितनी हीट थी, मतलब QH दिया था मैंने, उतना ही QH वो आउटपुट में दे रहा है, ओके। और वही हीट में देखो इक्विवेलेंट कर रहा हूँ। इक्विवेलेंट का मीनिंग क्या है कि उसका जो आउटपुट मुझे मिल रहा है उसको मैं कनेक्ट कर रहा हूँ क्लोसियस स्टेटमेंट के रेफ्रिजरेटर के साथ, ओके। केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट में हीट इंजन आता है, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट में हीट इंजन आता है, ओके। और उसको मैं इक्विवेलेंट कर रहा हूँ रेफ्रिजरेटर के साथ विच इज फ्रॉम द क्लोसियस स्टेटमेंट, आपको पता है अभी, है ना। चलो, तो ये जो वर्क मुझे मिला, आउटपुट जो मिला, वो मैं दे रहा हूँ रेफ्रिजरेटर को, इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट करना, ओके। तो ये रेफ्रिजरेटर को देने के बाद क्या हो रहा है कि वो पता है रेफ्रिजरेटर में क्या होता है कि QL हीट आप जो रेफ्रिजरेटेड स्पेस है उसमें से निकालते हो, ओके। और कुछ ऐसे आप सिस्टम के अंदर वो हीट जाती है और उसके ऊपर से इतनी हीट बाहर निकलती है। और ये जो हीट जो है वो कहाँ से आई, देखो ये ध्यान से नोटिस करना, ये कहाँ से आई कि भाई QL तो यहाँ से जा ही रहा है, नीचे से QL तो नीचे से जा ही रहा है, ओके। तो QL तो यहाँ पे आएगा ही आएगा, अब प्लस QL तो यहाँ पे, सर PMM2 से जो मिल रहा है QH वो भी प्लस जा रहा है। हाँ है ना। तो यहाँ पे QL तो आएगा ही आएगा, लेकिन हमने जो यहाँ पे ये वाला इंजन कनेक्ट किया था रेफ्रिजरेटर के साथ, उसका जो वर्क मिला था वो हम रेफ्रिजरेटर को अटैच कर रहे हैं, तो कुछ और इनपुट मिलेगा। तो रेफ्रिजरेटर में दो इनपुट हो गए, कौन सा वाला, एक QL हो गया, एक QL हो गया ये वाला, ओके। और दूसरा हो गया मेरा ये वाला, वो कितना है, वो है मेरा W नेट, और वो W नेट QH जितना ही है, तो सो QL प्लस QH। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ओके। तो ये मुझे मिल रहा है और वो ऊपर जा रहा है, कहाँ जा रहा है, मेरा हीट सोर्स में जा रहा है, ओके। तो ये हो गया रेफ्रिजरेटर का
काम, मतलब क्लोजर स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली। अभी ये दोनों को मिला के देखते हैं। यहाँ पे कुछ डाउट हो तो बताओ। हाँ बोलो। सर सर मैं हाँ कुछ बोलो सर बोलो। बोलो। सर आपने जो बोला था ना लोअर टेम्परेचर से मतलब हाई टेम्परेचर में कैसे हाँ जाएगा, तो सर ये लोअर टेम्परेचर है और ये हाई टेम्परेचर है, लेकिन बीच में उसको सर यहाँ पे वर्क मिल रहा है हाँ ना। हाँ, हम दे रहे हैं, हम इनपुट दे रहे हैं। यस तो ये हमारा पूरा रेफ्रिजरेटर बन गया, तो ये राइट साइड में पूरा इसको दिखाया है। एग्जैक्टली उसको राइट साइड में दिखाया है, लेकिन इसको इक्विवेलेंट करके दिखाया है। और वो इक्विवेलेंट करके दिखाया है, हाँ तब क्या किया है कि भाई केल्विन प्लैंक का तो वायोलेट किया है, तो केल्विन प्लैंक वायोलेट होने की वजह से आपका रेफ्रिजरेटर वायोलेट होता है कि नहीं होता है, मतलब कि क्लोजर स्टेटमेंट वायोलेट होता है कि नहीं होता है, वो बताया गया है। हम आगे देखेंगे तो पता चलेगा। देखो आगे सर बढ़ते हैं। हाँ बोलो। हाँ सर बोलो बोलो। सर ये वायलेट का मतलब मीनिंग मुझे समझ में नहीं आ नियम रहा। को तोड़ना, वायोलेट करना मीन्स नियम को तोड़ता है, ऐसा हुआ। अच्छा अच्छा, समझे अभी? नियम को तोड़ के फिर उसमें से कुछ दूसरा निकले ऐसा। नहीं 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 नहीं, नियम ऐसा चीज है। लॉ, लॉ मीन्स क्या? लॉ मीन्स क्या? नियम आपका नियम, कि भाई नियम। गवर्नमेंट ने नियम बनाया है कि मास्क पहनना ही है ना, यस सोशल डिस्टेंसिंग यस रखना ही है। लेकिन अगर वो नियम को यस तोड़ते हैं तो क्या होता है, हमको दंड भरना पड़ता है। तो उसी तरह वो ऐसा यस नियम है, वो नियम है। वो मतलब कैसा है कि इसको कोई वायलेट नहीं करना चाहिए किसी को। ओके, तो उसी तरह ये ऐसा हाँ नियम है केल्विन प्लैंक का, जिसका वायलेशन पॉसिबल नहीं है। समझ रहे हो? ये स्टैंडर्ड है, ये स्टैंडर्ड चीज है, जिसका वायोलेशन, जिसका नियम भंग करना पॉसिबल नहीं है। समझ रहे हो? आप ऐसा डिवाइस कभी भी नहीं देख सकोगे कि जिसमें 100% हीट दिया और 100% वर्क किया उसने, क्योंकि लॉस होना ही होना है। ओके, ये नियम भंग होता है कि यस भाई सर अगर, यस समझे? यस सर समझ गया। गुड गुड गुड। ओके, 5 मिनट बाकी है, चलो मैं इतना क्लियर कर लेता हूं आपको। तो अभी ये दोनों को इक्विवेलेंट किया मैंने, बैलेंस किया, तो उससे क्या होगा, हम दोनों को मिलाते हैं। चलो, तो यहाँ पे नीचे से स्टार्ट करते हैं। नीचे थर्मल सिंक है, तो उसको, वो तो है ही। यहाँ पे क्यूएल हीट जो है वो वहां से हम निकाल रहे हैं, तो वो हीट हमने निकाली, क्योंकि यहाँ पे दूसरा कुछ नहीं है ना, तो यहाँ पे हम कुछ ऐड नहीं करेंगे। यहाँ पे दोनों का मिला है, हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर का, तो उससे हमको एक बैलेंसिंग मिला, जिससे हम उसको, हमने अभी रेफ्रिजरेटर बोला है। और यहाँ पे ये पोर्शन देखोगे तो क्या हो रहा है कि भाई QH प्लस QL ऊपर जा रहा है और QH नीचे आ रहा है, तो वो दोनों का बैलेंस करेंगे तो क्या होगा, QH प्लस QL ऊपर जा रहा है। प्लस माइनस। हाँ, QH प्लस QL, ओके, इज इक्वल टू QH हो गया, बैलेंस किया तो, क्योंकि वो उसका डायरेक्शन उल्टा है। ओके, या फिर हम माइनस, जैसे तुमने बोला माइनस कर सकते हैं। ओके, तो वो माइनस करेंगे, इज इक्वल टू 0 आएगा बैलेंसिंग करके। तो ये QH नीचे की डायरेक्शन में और ये QH ऊपर की डायरेक्शन में कट हो जाएगा। तो अभी बचा क्या, ऊपर की डायरेक्शन में QL। दैट इज व्हाई वी हैव हियर so the QL in the upper direction which is going inside the thermal reservoir or high temperature reservoir। क्लियर हुआ ये सबको? इसमें किसी को डाउट हो तो बताओ। सर नहीं नहीं, पहले डाउट हो तो बताओ इसमें। आयुष परमार, अतुल, अभिषेक पटेल, आयुष, शुभम पोद्दार। हाँ सर, मैं ही बोल रहा हूँ सर। हाँ हाँ बोलो बोलो। हाँ, मुझे डाउट मतलब ये है सर, मुझे ये लग रहा है ये रेफ्रिजरेटर है ना पूरा, ये जो राइट साइड वाला पूरा हम्म, है ना, तो हाँ जब हम इसको लो दे रहे हैं यहाँ पे लो हाँ, टेम्परेचर, तो यहाँ पे लो टेम्परेचर निकल रहा है, फिर वो हाई टेम्परेचर में चला जा रहा है। ओके, हाँ तो यहाँ पे हाँ, बोलो बोलो बोलो। हाँ तो सर एकर वर्क का छै सर? मेरा कहने का मतलब एग्जैक्टली, सर ये है सर, हाँ बोलो बोलो। मेरा कहने का मतलब ये दोनों हम लोग वायलेट किया, ठीक है, तो हाँ, ये नहीं जो हमने मिला सिर्फ केल्विन राइट, प्लस को वायलेट किया। हाँ तो ये जो राइट साइड में मिला वो हमको हम क्या बताएं सर, जैसे हम क्लोजर दो चीज स्टेटमेंट। को रिएक्शन करते हैं, मतलब वो प्रोसेस करते हैं, तो हमको रिएक्शन में मतलब कुछ मिलता है ना, तो वो है ये, हाँ हाँ, ऐसा है। ऐसा है ना।
हाँ, ये जो लेफ्ट साइड का फिगर है, पूरा फिगर, ये हम्म, दोनों का इक्विवेलेंट करके जो मिलता है वो ये पूरा फिगर है, राइट वाला। ओके, यस इससे हमको कुछ ऐसा मिल रहा है। तो अभी देखो, आयुष परमार ने बताया कि सर यहाँ पे वर्क किधर है, और आपको जो क्यूएल हम दे रहे थे उससे हमको सिर्फ और सिर्फ क्यूएल ही मिल रहा है ना। यस तो सर, मतलब मैं क्या है QL इसका, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे आपको क्लोजर स्टेटमेंट नहीं मिल रहा है, क्लोजर स्टेटमेंट वायलेट हो रहा है, उसका नियम का पालन नहीं हो रहा है, समझ नहीं रहे हो? हो रहा है। क्योंकि यस अगर सर, एक्चुअल सिस्टम है तो कहीं ना कहीं आपको वर्क देना पड़ेगा, लेकिन यस विदाउट गिविंग एनी वर्क आप उतना जो हीट दे रहे हो उतना ही हीट बाहर जा रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं है, isn't it? तो यहाँ पे क्लोजर स्टेटमेंट भी कहीं ना कहीं वायलेट हो रहा है। यस सर, तो हमने ये ऊपर का स्टेटमेंट प्रूव कर दिया कि भाई वायोलेशन ऑफ कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट लीड्स टू दी वायोलेशन ऑफ क्लोजर स्टेटमेंट। समझ रहे हो? तो ये हमने प्रूव किया स्टेटमेंट कि एक का वायोलेशन होगा तो दूसरे का भी वायोलेशन होगा। समझ में आया आयुष परमार? पटेल आयुष, शुभम पोद्दार, यस नहीं सर, समझा? ओके, गुड समझ गया सर। गुड गुड, वेरी गुड। पटेल आयुष, आयुष परमार, नहीं समझ आया क्या? अतुल अभिषेक, આવી ગયું સર, સમજમાં આવી ગયું। यस सर, हाँ पूरी सर। तरीके से समझ गया। गुड गुड गुड। तो यहाँ तक रखते हैं सेशन, 2 मिनट में लेक्चर एंड होगा आपका। ओके, यहाँ तक सेशन रखते हैं। ओके सर, और कुछ हो तो बताओ। है कुछ? नहीं पूछना, पंखा बंद कर। भाई बाकी के लोग क्यों नहीं आ रहे, उनको बोलो भाई ये इंपॉर्टेंट है। आपके जो लास्ट 2 चैप्टर है उनके 10-10 मार्क्स है, 70 मार्क्स में से 20 मार्क्स को ये 2 चैप्टर के, 4th और 5th के। ओके, और मैंने इसीलिए